गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 10वीं में पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, नेताजी का चश्मा। आइए हम पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट है उसमें लेखक क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता है। यहाँ पे हमारे जो लेखक है स्वयं प्रकाश जी, वो क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारा एक भूमि का जो हिस्सा होता है, अगर वो बहुत सारी सीमाओं से घिरा हुआ है तो वो क्या है, देश नहीं कहलाता। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि के मिलने से देश बनता है। अब यहाँ पे वो जो लेखक वो क्या बताना चाहते हैं कि अगर हमारे जो भूमि है उसमें क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और बहुत सारी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, और उसके साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य कि हमारे जो प्रकृति का जो हमारे आसपास का जो वातावरण अगर वो अच्छा है, उन सब के मिलने से क्या है, हमारा जो देश है वो बनता है। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, और इन सब को समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से बनाकर रखते हैं और इन सब से अगर हम प्रेम करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो कैप्टन चश्मे वाला है उसमें वो हमें बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो देश है उसको बनाने में क्या है, हमारे जो देशवासी हैं वो हमारे जो देशवासी हैं उसमें क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हर लोग उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं कि जो ये पुण्य काम है देश का निर्माण करने का, उसमें क्या सभी लोग क्या बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये हम अपना पाठ पढ़ते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पे वो कौन से कस्बे की बात करें जहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, ये उस कस्बे की बात करें कि जो हवलदार साहब थे वो हर 15 दिन में वहाँ से किसी कंपनी के काम से वो वहाँ से गुजरते थे, वहाँ से वो जाते थे। आगे वो क्या कहते हैं कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कि जो जिस कस्बे के यहाँ पे हमारा जो वर्णन किया गया, जिस कस्बे के बारे में यहाँ पर बात की गई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके, पक्के मकान आपको पता होगा कि कौन से थे, जो सीमेंट और ईंट से बने होते हैं, वो मकान कहते बहुत ही कम थे। और जिसको बाजार कहा जाता है, बाजार आपने देखा होगा या आपको भी पता है कि बाजार किसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारे बाजार नहीं थे, सिर्फ एक ही बाजार था। उसके बाद वो कहते हैं कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना। यहाँ पे वो कस्बे के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या था। वहाँ पे हम बाजार की बात पढ़ चुके कि वहाँ पे बाजार था। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे क्या था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और एक क्या था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था जहाँ पर क्या थी, सीमेंट बनती थी। उसके बाद वो कहते हैं 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 नगर पालिका भी थी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वहाँ पे क्या था, 2 ओपन सिनेमा घर जहाँ पे लोग फिल्में देखते हैं, वो क्या थे, 2 वहाँ पे सिनेमा घर थे, और एक क्या थी, नगर पालिका थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब वहाँ पे वो कहते हैं नगर पालिका का जिक्र वो करा है कि वहाँ पे नगर पालिका तो थी और वो कोई ना कोई जो छोटे मोटे काम थे वो भी हमेशा करती रहती थी। यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं कि कभी कोई सड़क बनवा दी और सड़क बनवा दी या पक्की करवा दी। अब जो नगर पालिका थी कभी तो वो सड़कें बनवा देती थी और कभी वो जो सड़कों को वो पक्की करवा देती थी। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कभी, मतलब पेशाब घर का यहाँ पे अर्थ क्या है, टॉयलेट, जिसको आई थिंक सो आपको पेशाब घर से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे हम टॉयलेट शब्द भी इंग्लिश का, वैसे तो इंग्लिश वर्ड है टॉयलेट, हम इसका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कभी वो क्या थी, टॉयलेट लोगों के लिए टॉयलेट बनवा देती थी, और कभी क्या था, कबूतरों की जो छतरी बैठने की जो छतरी बनवा देती थी।
उसके बाद वो कहते हैं कि कभी कभी सम्मेलन करवा दिया, और कभी कभी क्या था, बाहर से जो दूसरे शहर थे वहाँ से कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवा देते थे। उसके बाद वो कहते हैं इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब यहाँ पे जो नगर पालिका थे वहाँ पे कोई होगा अधिकारी, उन्होंने क्या किया, जो शहर का जो बाजार था उसके चौराहे पर, चौराहे क्या होता है जहाँ पर 4 रास्ते निकलते हैं, एक ही जगह से जहाँ पर 4 रास्ते निकलते हैं, चारों दिशा में जो रास्ते जाते हैं उसको क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। वहाँ पे क्या कि उस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की वहाँ पर एक मूर्ति बनवा दी, एक प्रतिमा लगवा दी। और अब ये क्या, यह कहानी इस प्रतिमा के बारे में है कि हमारा जो आज का पाठ है वो क्या है, इसी मूर्ति के बारे में, इसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके किसी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब ये क्या पूरी मूर्ति के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा जो हिस्सा है, मूर्ति का जो एक छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में क्या हमारी आज का जो पाठ है वो है। आगे वो क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात तो अब पता नहीं, कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे पूरी बात अभी भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है, जो अच्छी मूर्ति बनाने की जो लागत होती है वो कितने में बन जाएगी, और एक अच्छी मूर्ति कौन बना सकता है, ऐसा कौन सा मूर्तिकार, ऐसा कौन है कारीगर जो क्या मूर्ति को बना सकता है, उनको नहीं पता होगा। कहीं ना कहीं उनको बजट का भी अनुमान नहीं होगा, और इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, बहुत से क्या इधर से उधर चिट्ठी और पत्र लिखे होंगे एक दूसरे को। उसके बाद वो कहते हैं और बोर्ड को शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। अब यहाँ किया होगा, यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो बोर्ड है, जो शासन अवधि है, कहीं ना कहीं हर उसकी जो एक 5 साल की अवधि होती है कि किसी भी जब हम कोई भी सरकार बनती है, कुछ भी बनता है, तो उनकी एक समय होता है कि हाँ इतने समय तक क्या है, इसका जो है टाइम लिमिट है कि इतने समय के बाद इनका शासन खत्म हो जाएगा। तो उसी समय अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया होगा कि जो भी उनको मूर्तिकार मिला होगा, उसी को उन्होंने क्या किया, मूर्ति बनाने का निर्णय ले लिया और उसी को उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए बोल दिया। उसके बाद वो कहते हैं अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोती जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो क्या था, एक जो कस्बा था उसमें एक हाई स्कूल था, और वहाँ पे क्या था, एक इकलौता ड्राइंग मास्टर, वहाँ पे सिर्फ क्या था, एक ही ड्राइंग टीचर था, एक ही ड्राइंग मास्टर था, जिसको क्या होगा कि हाँ और कोई तो ऐसा होगा नहीं जिससे लोग क्या उसकी मूर्ति बना सके, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बना सके। तो उन्होंने क्या किया होगा कि उसी को क्या किया, उसी को बोल दिया कि हाँ आप सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को बना दीजिए। उसके बाद क्या, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि 1 महीने में क्या मैं मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ विश्वास दिलाया होगा। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, यहाँ पे बात ऊपर हुई है कि जो मूर्ति है वो किस चीज़ की थी, वो संगमरमर की थी। उसके बाद वो कहते हैं कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। अब यहाँ पे क्या, जो उसकी टोपी थी, जो टोपी की नोक थी और उसके बटन, जो कोट का जो दूसरा बटन था वो क्या था, 2 फुट ऊंची, कि उनको मतलब नहीं पता था कि अगर मूर्ति बनानी है, उस मूर्ति बनाने का जो तरीका है वो कैसा है, जिसे कहते हैं बस्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं और सुंदर थी, लेकिन वो कहने में क्या थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसके बनाने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, लेकिन देखने में वो क्या थी, वो सुंदर थी। उसके बाद वो कहते हैं नेताजी सुंदर लग रहे थे, कि जो नेताजी की जो मूर्ति बनी थी वो सुंदर लग रही थी, ये नहीं है कि वो देखने में गंदी लग रही थी, कुछ मासूम और कमसीन। यहाँ पे वो क्या था, देखने में वो क्या थी, मासूम, जैसे एक भोला भाला सा हमें जो दिखता है, कहीं ना कहीं हमें वो भोला भाला नजर आ रहा था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। यहाँ पे वो क्या था कि वो अगर हम जब मूर्तियों को देखते थे तो हमें क्या याद आता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला, उनका एक वो था
एक कहावत थी, उन्होंने जो एक स्लोगन था जो उन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहीं ना कहीं जब हम मूर्ति को देखते थे तो हमें वो याद आता था, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अगर हम उस मूर्ति को इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या था, बहुत ही अच्छा प्रयास था। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखती खटकती थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्या था, कोई ना कोई कमी ज़रूर थी जो क्या था, बार बार देखने पर हमें खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो नेताजी थे वो हमेशा क्या था, चश्मा डालकर रखते थे, अपनी आंखों पर चश्मा पहन कर रखते थे, लेकिन जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें क्या था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, कि वो जो मूर्ति थी उस पर चश्मा तो लगा था लेकिन जो चश्मा था वो क्या था, वो संगमरमर का नहीं था। अब वो कैसा था ये हम पढ़ते हैं। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, कि जो मूर्ति थी वो उस पर क्या था, एक सामान्य जो आम लोग जो चश्मे डालते हैं, एक काले फ्रेम का जो चश्मा था वो लगा हुआ था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जो मूर्ति थी उसके ऊपर चश्मा तो था लेकिन वो क्या था, फ्रेम का, वो एक काले फ्रेम का बना हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तभी उन्होंने लक्षित किया, कि जब हालदार पहली बार इस कस्बे से गुजरे और उन्होंने देखा कि चौराहे पर जो क्या है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई है और उस मूर्ति पे क्या था, संगमरमर का चश्मा नहीं था। और वो चश्मा कैसा था, एक फ्रेम का चश्मा था, जो एक क्या था, जो आम लोग यूज़ करते हैं, आम लोग जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब जब भी उसने देखा कि हमारा जो चश्मा था वो एक रियल चश्मा था, एक असली चश्मा था, तो कहीं ना कहीं जो हालदार साहब थे उनके मन में प्रश्न आया कि क्या मूर्ति तो संगमरमर की है, मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर चश्मा बनाना भूल गए तो क्या था, असली चश्मा उसकी मूर्ति पर लगा दिया गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद हालदार साहब क्या करते हैं, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। वो अपनी जीप में बैठे और वो वहाँ से वो चले गए, लेकिन चले जाने के बाद भी हालदार साहब को कहीं ना कहीं उसी मूर्ति के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ऐसा क्यों था कि मूर्ति पत्थर की थी और जो चश्मा था वो रियल था। आगे वो क्या कहते हैं, अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कि बार बार वो सोचने के बाद वो क्या कहते हैं कि अगर मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गए तो कस्बे के लोगों ने क्या किया कि मूर्ति पर जो है चश्मा तो लगा दिया। कहीं ना कहीं हम उनकी क्या प्रशंसा करनी चाहिए। आगे कहते हैं महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे मूर्ति का रंग रूप कैसा, उसकी कद काठी कैसी, ये चीज़ मायने नहीं रखती। यहाँ पे मायने रखती है देश के प्रति जो हमारी भावना है। अगर यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो देशभक्ति की आजकल अगर कोई भी लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, अपने देश के लिए बातें करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये तो पागल है और ये क्या जो देश के बारे में सोच रहा अपने बारे में नहीं सोच रहा। आगे हम पढ़ते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब क्या था, हालदार साहब हर 15 दिन के बाद क्या थे, वहाँ से गुजरते थे। तो हालदार साहब ने जब दोबारा आए तो उस मूर्ति में क्या था, कुछ अलग दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब वहाँ पे क्या था, पहले काले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन जब हालदार साहब दोबारा आए तो उस मूर्ति पर जो चश्मा था वो काले फ्रेम वाला चश्मा नहीं था, वो क्या था, दूसरे रंग का चश्मा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो चश्मा था पहले काले मोटे फ्रेम का था, लेकिन अब क्या था, गोल चश्मा यहाँ पर लगाया गया था। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। अब यहाँ पे क्या था, जो हालदार साहब थे कहीं ना कहीं वो
और ज़्यादा सोचने लगे कि ऐसा क्यों, कि पहले चश्मा कुछ और था और अब चश्मा क्या है कुछ और लगा दिया गया है। कि आगे वो क्या कहते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि क्या बात है कि जो मूर्ति है वो कपड़े तो नहीं बदल सकती, कपड़े तो वैसे है, मूर्ति भी वैसे ही है, लेकिन जो मूर्ति पर जो चश्मा है वो क्या बदल दिया जाता है बार बार। आगे वो क्या कहना चाहते हैं, तीसरी बार फिर नया चश्मा, जब तीसरी बार जब हवलदार साहब 15 दिन के बाद आए, फिर से क्या था, उस पर एक नया चश्मा जो था वो लगा हुआ था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। अब वो क्या थे, हवलदार साहब जब भी कस्बे में आते थे तो उस चौराहे पर वो जरूर रुकते थे, जिस चौराहे पर वो मूर्ति बनी हुई थी वहाँ पर वो क्यों रुकते थे, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। और वहाँ पे वो क्या थे, चौराहे पर एक पान की दुकान थी, वो क्या थे उस चौराहे पर रुककर पान जरूर खाते थे और एक बार मूर्ति को जरूर देखते थे। उसके बाद वो कहते हैं एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है या कैसे चला जाता है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब बहुत बार देखने के बाद हवलदार साहब से रहा नहीं गया, वहाँ पे जिस दुकान पर वो पान खाते थे उन्होंने इस पान वाले से पूछ लिया, अभी क्या बात है, जब भी मैं आता हूँ तो जो आपके जो नेताजी की जो मूर्ति है वो क्या है, बार बार जब भी मैं आता हूँ उसका चश्मा हमेशा मुझे बदला हुआ दिखाई देता है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब जो पान वाला था वो खुद भी जब पान बेचता था तो वो खुद भी पान खाता रहता था। उसके बाद वो कहता है कि वह एक काला मोटर खुश मिजाज आदमी था। अब यहाँ पे जो पान वाला है उसका हुलिया बताया जा रहा है कि जो पान वाला है वो कैसा था, कि वो क्या था, एक काला मोटा, वो क्या था, उसका रंग जो था वो काला था, बहुत ज़्यादा मोटा था। खुश मिजाज का यहाँ पे क्या अर्थ है, जो बहुत ही ज़्यादा मजाकी और जो हमेशा खुश रहता हो, वो ऐसा इंसान था। हवलदार साहब यहाँ पे कहता है हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब वो क्या था, जब उसने हवलदार साहब का प्रश्न सुना कि हवलदार साहब ने पूछा कि आपकी जो मूर्ति है वो पत्थर की है लेकिन जो चश्मा है वो बार बार क्या बदला जाता है, ऐसा क्यों है। तो जब उसने प्रश्न सुना, ये क्वेश्चन सुना, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसके मुंह में जो था वो पान था लेकिन वो क्या था, अंदर ही अंदर जो था वो हंसने लगा, आंखों ही आंखों में उसकी हंसी दिखाई देने लगी। उसके बाद वो कहते हैं कि उसकी तोंद थिरकी। अगर आपने देखोगा कि आप मन ही मन में हंसते हो, अगर अंदर ही अंदर हंसते हो, खुलकर नहीं हंसते, तो कहीं ना कहीं जो आपका शरीर है, जो आपकी जो पेट है, कहीं ना तोंद के यहाँ पे क्या था, उसका जो पेट था वो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो जब वो हंस रहा था तो कहीं ना कहीं जो उसका पेट था वो भी हिलने लगा था। उसके बाद वो कहते हैं पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब यहाँ पे उसने प्रश्न जो पूछा था हवलदार साहब ने, उसका जवाब देने के लिए उसने क्या किया, आपने मुंह में जो पान था उसको क्या किया, अपने दुकान के नीचे उसको थूका और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये हंसने लगा कि जो ये चश्मा वो कौन बदलता है, यहाँ पर जो कैप्टन चश्मे वाला है वो है, यहाँ पे कैप्टन का चश्मा बदलता है।